नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड दौरे पर हैं, जहां पोलैंड के चांसलरी में पीएम का औपचारिक स्वागत किया गया। Kampanię reprezentacyjną Wojska Polskiego do powitania. सर Panie Hartmann, rady rąk! Czwórki w lewo, wprost! Kompania na wprost! Halt!
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर आयोजित हिंदू गौरव दिवस के दूसरे संस्करण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता की तरफ से कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के संघर्षों और चुनौतियों की यात्रा को शिखर से शून्य तक की यात्रा को करार दिया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति कल्याण सिंह अचानक ही नहीं बन जाता। कल्याण सिंह बनने के लिए संघर्ष, चुनौती, त्याग और बलिदान का मार्ग चुनना पड़ता है। बहनों और भाइयों, अलीगढ़ जनपद के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर जन्म से ही संघर्ष का जज्बा जिनके अंदर रहा हो, जिन्होंने चुनौतियों से जन्म से ही मुकाबला करना सीखा हो और पहले किसान के रूप में, फिर शिक्षक के रूप में, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले सरदेव बाबूजी की यात्रा शून्य से शिखर तक की यात्रा है। बहनों और भाइयों, वे विधायक भी थे, सांसद भी थे, प्रदेश सरकार में कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के खिलाफ और लोकतंत्र का गला दबाने के खिलाफ हुए आपातकाल के आंदोलन में जेल के अंदर बंद भी हुए थे और आपातकाल के बाद प्रदेश के अंदर बनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे। तो राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद उमड़ी हुई आस्था में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है, उस सरकार के मुख्यमंत्री भी बने और 1997 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और फिर हिमाचल और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी उस संवैधानिक पद का दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा इस धराधाम में समर्पित करते हुए प्रभु श्री राम के लोक के लिए प्रस्थान कर गए। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। महत्वपूर्ण ये कि कल्याण सिंह क्या कोई व्यक्ति अचानक बन जाता है क्या? कल्याण सिंह के लिए संघर्ष और चुनौती का मार्ग चुनना पड़ता है, त्याग और बलिदान का मार्ग चुनना पड़ता है। जब चुनौती और संघर्ष सामने होता है, त्याग और बलिदान का एक जज्बा होता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, आपका बालबांका नहीं कर सकती है, क्योंकि अपार जन आस्था और विश्वास आपके साथ खड़ा होता है। यह अपार जन विश्वास के प्रतीक सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी बने। उन्होंने उस समय की ताकतों का मुकाबला किया, विपरीत परिस्थितियों में कार्य किया, लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के मार्ग से तनिक भी नहीं हटे, लगातार उसके लिए कार्य करते रहे और अंततः परिणाम हमारे सामने था। आज उसकी सुखद अनुभूति पूरी दुनिया के अंदर रहने वाला सनातन हिंदू धर्मावलंबी कर रहा है। कौन ऐसा धर्मावलंबी होगा? दुनिया का सनातन धर्मावलंबी होगा या दुनिया की दमित और वंचित जातियां होंगी जिन्होंने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी 2024 को 5 सदी के इंतजार को समाप्त करते हुए रामलला का विराजमान हुआ, तो न केवल भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जश्न का माहौल था। सब लोगों के मुंह में था कि जहां भी दुनिया के अंदर दमित और शोषित जातियां होंगी, मानवता का जहां भी दमन हुआ है, श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण
उन लोगों के लिए एक आशा की किरण है। और इस आशा की किरण की शुरुआत तब हुई थी जब बाबूजी ने कहा था कि सरकार जाए तो जाने दिया जाए, लेकिन राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। बहनों और भाइयों, आज हम हिंदू गौरव दिवस के रूप में बाबूजी की पुण्यतिथि के आयोजन के साथ एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, इसलिए क्योंकि उनका जीवन भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित था। उन्होंने जातिवाद को प्रश्रय नहीं दिया, समाज को विभाजन करने वाली ताकतों से उन्होंने दूरी बनाए रखी, हमेशा दूरी बनाए रखी। मूल्यों के लिए जीवन जिया था, राजनीति को आदर्शों का माध्यम बनाया था। राजनीति उनके लिए सत्ता और भोग का माध्यम नहीं बना था। राजनीति उनके लिए सौदेबाजी का जरिया नहीं बना था। राजनीति उनके लिए कथित अपने स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम कभी नहीं बन पाया। वे मुख्यमंत्री के रूप में रहे हो, मंत्री के रूप में रहे हो, विधायक सांसद के रूप में रहे हो, राज्यपाल के रूप में रहे हो, किसी भी संवैधानिक दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया, लेकिन मूल्य और आदर्शों के साथ कोई समझौता कभी नहीं किया। लगातार कार्य करते रहे। एक निष्ठा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में उन्होंने जानी थी, सीखी थी, उस दीक्षा का आजीवन पालन करते हुए वे कार्य करते रहे और इसलिए कल्याण सिंह बन पाए। इसलिए कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के विश्वास के प्रतीक बन पाए और कोटि कोटि विश्वास के प्रतीक बनने के कारण ही उस समय की तत्कालीन सरकार की अराजकता के खिलाफ जब 1991 में, याद करिए, 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां निर्ममता पूर्वक चलाई गई थी और उस समय की सरकार एक तरफ हिंदू समाज को आपस में बांटने का कार्य कर रही थी और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोलियां बरसा रही थी, उसके खिलाफ अड़िग चट्टान बनकर के किसी एक नेतृत्व के सामने कोई उनके सामने टकराया। लखनऊ में कीर्ति चक्र से सम्मानित अमर शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। आज हम सब भारतीय सेना के एक जाबांज नायक कैप्टन डॉक्टर अंशुमान सिंह को उनकी प्रतिमा स्थापना के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले इस अवसर पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के सदस्यगण, उनके पूज्य माता जी, उनके पूज्य पिताजी, परिवार के अन्य सदस्यों का मैं हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं नगर निगम लखनऊ को धन्यवाद देता हूं कि इस बुद्धेश्वर चौराहे के सुंदरीकरण कराने की एक बृहद योजना उन्होंने हाथ में ली है और इस चौराहे को उन्होंने भारत माता के इस महान सपूत कैप्टन अंशुमान सिंह की स्मृति को समर्पित करते हुए उनकी प्रतिमा को यहां पर स्थापित किया है। हम सब जानते हैं कि 19 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन में अपने सहयोगियों को बचाते हुए शहीद हुए थे। कोई भी देश अपनी स्वाधीनता की रक्षा
तभी कर सकता है जब वह अपने अतीत को स्मरण करते हुए अपने गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करता है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत माता के महान सपूत हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और इसीलिए हर भारतवासी के मन में अपने सेना के सभी जवानों के प्रति अपार सम्मान और स्नेह का भाव छुपा होता है। यह स्नेह और सम्मान का भाव हमारे सैनिकों के उत्साह को, उनके परिवारजनों के उत्साह को कई गुना बढ़ाता है। आज ये क्षण हमारे सामने है जब हम कैप्टन अंशुमान सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नगर निगम ने इस पूरे क्षेत्र की सुंदरीकरण की एक बृहद योजना अपने हाथों में ली है और इस अवसर पर मैं इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने जो पंचप्रण का संकल्प हम सबको दिलाया है, उनमें से एक संकल्प सैनिकों का सम्मान का भी दिलाया है। अगर हम अपने सैनिक का सम्मान करते हैं तो हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं और यह भाव हम सबके मन में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए या फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देने वाले जवान, सेना, अर्धसेना, पुलिस बल के जो भी जवान हैं, अगर वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश सरकार जो सेना के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता है, उसके अतिरिक्त अपनी ओर से भी 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगा। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देगा और उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा को स्थापना करने, उनके नाम पर किसी संस्था का या मार्ग का नामकरण करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 से लगातार हमारी सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आज मैं धन्यवाद दूंगा नगर निगम ने यहां पर कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा की स्थापना की है। कैप्टन अंशुमान सिंह गोरखपुर कमिश्नरी के जनपद देवरिया में उनका जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद भारतीय सेना के प्रति, भारत की सुरक्षा के प्रति एक उदग्र भावना ने उन्हें भारतीय सेना की ओर आकर्षित किया और चुनौती की परवाह किए बगैर उन्होंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए 19 जुलाई 2023 को वीर गति को वे प्राप्त हुए। उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित करते हुए उनकी शहादत का सम्मान दिया। आज के इस अवसर पर कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह की स्मृतियों को मैं एक बार फिर से नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पूजनीय माता जी, उनके पूज्य पिताजी, परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सेना के जितने भी हमारे अधिकारी आए हैं, जितने भी बहादुर जवान आए हैं, उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं और नगर निगम को इस सराहनीय कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रयागराज में 20 लाख टन उत्पादन क्षमता के सीमेंट प्लांट का वर्चुअली माध्यम से लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेके सीमेंट उत्तर प्रदेश का औद्योगिक समूह है और कई कारणों से उत्तर प्रदेश पर से इनका विश्वास कम हो गया था और ये समूह प्रदेश छोड़ने को मजबूर हो गया था। इसके बाद धीरे धीरे समूह ने उत्तर प्रदेश से अपने निवेश को समेटकर अन्य राज्यों में करना शुरू कर दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अब फिर से उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के अभियान के क्रम में संगम नगरी में जेके सीमेंट की तरफ से संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। यूपी का एक समूह जो कभी कानपुर जैसे औद्योगिक नगर का पहचान थी, लेकिन विश्वास भंग होने के कारण वह अपने निवेश को समेट रहा था, यहां से पलायन करने की स्थिति में था, वह फिर से यूपी में आकर के निवेश किया है और उस निवेश को भी 3 अलग अलग स्थानों में करते हुए हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और इस जिससे यह उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश और रोजगार की हमारी जो नीति है उसको एक नई उड़ान के लिए पंख देने के समान है। हम लोग दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, हमारी नीतियां आकर्षित करने की सामर्थ्य रखती हैं, हमारा तंत्र रखता है, लेकिन अगर हम अपने ही लोगों को संभाल के नहीं रख पाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हमारा निवेश हमारे लिए अनुकूल और लाभदायी हो पाएगा। और वह इस जिससे हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि जेके सीमेंट और सिंघानिया परिवार फिर से यूपी के अंदर इस निवेश के साथ जुड़ा है। और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी ने पिछले 7 वर्ष के अंदर जो एक लंबी दूरी तय की है निवेश के लिए, निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति क्या थी? हम 12वें स्थान पर थे। उससे 1 वर्ष पहले यह 14वें स्थान पर था। और मुझे बताइए, जब इतनी प्रतिस्पर्धा हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14वें स्थान पर हों, आबादी में नंबर 1 पर हों और व्यापार की सुगमता के लिए किए जाने वाले प्रयास में हमारा स्थान 12वें और 14वें स्थान पर होगा, तो दुनिया का कोई भी निवेशक आपके पास नहीं आएगा। कानून व्यवस्था की दुर्व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं थी। हर तीसरे दिन दंगा होता था, धमकियां दी जाती थी, बिजनेसमैन को प्रताड़ित किया जाता था। एक फाइल के लिए उन्हें कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हम लोगों ने रिस्क लिए, रिफॉर्म किए, हम लोगों ने पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने उसको मजबूती के साथ लागू किया और आज परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी न केवल 2 पे बल्कि देश के अंदर अचीवर स्टेट में यूपी का स्थान है। मोस्ट अचीवर स्टेट के रूप में यूपी आज तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और निवेश के लिए इन्वेस्टर समिट कैसे होने हैं, यह भी 2023 में यूपी ने देश के सामने साबित किया, क्योंकि उस समय मैं देख रहा था बहुत सारे निवेशक ऐसे थे। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।